क्या हो जब आपकी पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने तबाह हो जाए, आपके अपनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए और आप चाहकर भी कुछ न कर पाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही धमाकेदार और माइंड ब्लोइंग चाइनीज ड्रामे की, जिसका नाम है ब्लॉसम्स ऑफ पावर। ये कहानी किसी आम सीधी सादी लड़की की नहीं है, बल्कि ये कहानी है रिवेंज की, माइंड गेम्स की और उस गद्दी की जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनों का खून बहा देते हैं। यहाँ आपके ड्रामे ब्लॉसम्स ऑफ पावर के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है यनिंग के 19वें साल में, चीनी न्यू ईयर की रात को। जहाँ पूरा शहर जश्न मना रहा है, वहीं गू रेजिडेंस में मौत का तांडव चल रहा है। सालों से चले आ रहे गू फैमिली और फैन फैमिली के खूनी झगड़े का आज आखिरी दिन है। गू फैमिली पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतारा जा रहा है और इस कत्लेआम को खुद अपनी आंखों के सामने अंजाम दिलवा रहा है फिफ्थ प्रिंस यानी प्रिंस शिन सियो चैंकिंग। लेकिन ट्विस्ट देखिए, इस पूरे खानदान में सिर्फ एक लड़की जिंदा बचती है, गू केंगशी, जो खुद प्रिंस शिन की कॉन्सोर्ट और गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। प्रिंस शिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे तो बचा लेता है, लेकिन गू किंगजी ऐसी जिंदगी का क्या करेगी जहां उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। वो खुद जहर का प्याला पी लेती है ताकि इल्जाम सीधे फैन फैमिली पर आए और वो कानून की नजरों में कभी बच ना पाए। प्रिंस शिन चिल्लाता रह जाता है, किंग किंग, हकीम को बुलाओ, लेकिन गू किंगजी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वो मरकर भी फैन फैमिली को बर्बाद कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब आसमान में दो चांद एक साथ चमकते हैं, तो किस्मत का दरवाजा खुलता है। सीन शिफ्ट होता है शेन जीहे, प्रिंसेस चाओनिंग नाव से इंपीरियल कैपिटल जा रही थी। उसे वहां सम्राट के आदेश पर ग्रैंड एम्प्रेस डाओजर के बर्थडे बैंक्वेट जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इस सफर का असली मकसद बहुत बड़ा था, वहां साम्राज्य के कुंवारे राजकुमारों में से किसी एक के साथ शेन जीहे की शादी तय करना था। इसी वजह से वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सरहद के अपने घर को छोड़कर राजधानी की तरफ बढ़ रही थी, जब रास्ते में उसके साथ ही नदी वाला हादसा हुआ। रास्ते में ही एक खतरनाक मोड़ आता है। उसकी एक मेड, लिंग लॉन्ग, जो दुनिया की नजरों में बहुत वफादार है, वो धोखे से शेन शीहे को नदी में धक्का दे देती है। लेकिन तकदीर दोबारा लिखी जाती है, उनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो, सेवंथ प्रिंस और देश के क्राउन प्रिंस सियो हायोंग की। वो पहाड़ों में अपने अटेंडेंट टियन युआन के साथ एक बेहद कीमती जड़ी बूटी, इमॉर्टल वाइन अमर बेल ढूंढने आया है, जो उसके शरीर के अजीब जहर को रोक सकती है। कुछ स्थानीय गुंडे उसे कमजोर और बीमार समझकर घेर लेते हैं और वो बेल छीन की सोचते हैं। गुंडे हंसते हैं, हम इस कमजोर बीमार को तंग कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्राउन प्रिंस कमजोर सिर्फ दिखता है, उसका दिमाग और फुर्ती नेक्स्ट लेवल है। वो हंसते हुए कहता है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, और पलक झपकते ही वो उन सबको धूल चटा देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान वो क्राउन प्रिंस और कीमती इमॉर्टल वाइन नदी में गिर जाती है, ठीक उसी जगह जहां शेन शीहे डूब गई थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस बच गए हैं और उन्होंने शेन शीहे को भी बचाता है और वो जादुई बेल भी उसके पास छोड़ देता है, ये कहकर कि इसे मेरे लिए संभाल कर रखना, इसने तुम्हारी जान बचाई है, मैं इसे लेने वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन शेन शीहे पर शिफ्ट होता है। गू किंगजी की आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार वो किसी नर्क में नहीं, बल्कि एक पालकी में है। जब वो शीशा मिरर मांगती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, ये चेहरा उसका नहीं है। अब वो बन चुकी है शेन जीहे, कमांडरी प्रिंसेस चाओनिंग। वो राजकुमारी जिसे सम्राट ने 3000 घरों की जागीर दी है और जिसे एम्प्रेस डाउजर के बर्थडे बैंक्वेट में उसकी शादी तय करने के लिए इंपीरियल कैपिटल बुलाया गया है। नई शेन शीहे, जिसके अंदर गो किंगजी का शातिर दिमाग है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक साजिश थी। वो होश में आते ही बिना रहम खाए ऑर्डर देती है, उस भगोड़ी मीट को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। नेक्स्ट सीन में शाही राजधानी के रास्ते में सम्राट का भेजा हुआ एक बदतमीज यूनक, हुआन जॉन्गसी, एक लोकल गरीब लड़की के साथ बदतमीजी करता है और उसे थप्पड़ मारता है। जब शेन शीहे उसे टोकती है, तो वो घमंड में कहता है, मैं सम्राट का नौकर हूँ, तुम मुझे सजा नहीं दे सकती। शाही अथॉरिटी का ये घमंड शेन शीहे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मेड शेन जू से कहती है कि इस यूनिट को एक खुशबूदार पाउच सैशे गिफ्ट कर दो। लेकिन दोस्तों, वो कोई आम खुशबू नहीं थी,
वो थी जंगली जानवरों को आकर्षित करने वाला इत्र, और उसे छोटी सी कूदने का रहती है और बोलती है तुम इसे मारोगे नहीं, लेकिन जैसे ही वो यूनक आगे बढ़ता है, उस खुशबू की वजह से जंगली जानवर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा चबा जाते हैं। जब बाकी सिपाही डरकर शेन शीहे के पास आते हैं, तो शेन शीहे ठंडे दिमाग से पूछती है, वो कैसे मरा? एक सिपाही समझ जाता है और कहता है, राजकुमारी, वो घोड़े से गिरकर खाई में जा गिरा और जानवरों का शिकार बन गया। शेन शीहे मुस्कुराती है और कहती है, बहुत अच्छे, तुम समझदार हो। उसकी मेड मो यू मेडिसिन जानती है, हैरान रह जाती है कि जो राजकुमारी कभी इतनी मासूम थी, वो इतनी बेरहम और शातिर कैसे हो गई। शेन शीहे साफ कह देती है, डरने से लोग आपको कमजोर समझते हैं। मैं अब वो नाजुक फूल नहीं हूँ जिसे कोई भी तोड़ दे। अब इस खेल की बाजी मैं चलाऊंगी। अब क्राउन प्रिंस भेस बदलकर जियांगनान के सबसे अमीर आदमी का बेटा हुआ फुहाई बनकर शेन शीहे के पास अपनी वो इमॉर्टल वाइन वापस मांगने आता है। शेन शीहे उसके शरीर से आ रही शाही खुशबू से तुरंत जान जाती है कि ये कोई मामूली व्यापारी नहीं है। वो उसके सामने चेस की एक अधूरी बाजी रखती है, जिसका नाम है मून पैलेस। वो कहती है, अगर तुमने इसे एक चाल में सुलझा दिया, तो ये बिल तुम्हारी। हुआ फुहाई क्राउन प्रिंस बाजी सुलझा तो देता है, लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। शेन शीहे एक ऐसी खुशबूदार पाउडर का इस्तेमाल करती है जिससे सफेद मोहरे काले हो जाते हैं। हुआ फुहाई कहता है, ये तो धोखा है। तो शेन शीहे जवाब देती है, जंग में सब जायज है। इस दुनिया में भी सही और गलत का फर्क करना इतना ही मुश्किल है। क्राउन प्रिंस उसकी इस होशियारी पर दिल हार बैठता है। वो अपनी हार मान लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शेन शीहे उसे एक फ्रेग्रेंस पाउच देती है। सीन शिफ्ट होता है। नाइन्थ प्रिंस यानी प्रिंस लाई सियू चंगिंग, जो प्रिंस शिन का सगा छोटा भाई है, पर कई गुटों ने जानलेवा हमला कर दिया है, क्योंकि उसके पास है रूश लेजर। इस लेजर में साम्राज्य के हर भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। जिसके हाथ ये लग गया, वो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। शेन शीहे की मेड उसे प्रिंस ली को बचाने के लिए उकसाती है, क्योंकि शेन शीहे के पिता चाहते थे कि प्रिंस ली ही उनका दामाद बने। शेन शीहे प्रिंस ली को बचा का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में मंद्रा के इत्र मैंड्रेक इंसेंस सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है, ताकि वो उसका इलाज कर सके। शेन शीहे प्रिंस लाई ट्रीटमेंट करने में सफल होती है। क्राउन प्रिंस से एक कदम आगे निकलते हुए शेन शीहे अपनी बुद्धिमानी से उस सीक्रेट जगह को ढूंढ लेती है जहां प्रिंस ली ने वो बही खाता छुपाया था। वो रूश लेजर अब शेन शीहे के हाथ में है। जब क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि वो फिर से शेन शीहे से मात खा गया, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो दो चेहरे वाली छोटी लोमड़ी लिटिल फॉक्स और भी दिलचस्प होती जा रही है। एपिसोड के एंड में पूरे शहर के जुए के अड्डों में इस बात पर दांव लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट की एक खूबसूरत राजकुमारी आखिर किस प्रिंस से शादी करेगी। कोई दांव लगाता है सीधे और सच्चे सेकंड प्रिंस प्रिंस निंग पर। कोई दांव लगाता है सबसे हैंडसम सिक्स्थ प्रिंस प्रिंस यू पर। तो कोई दांव लगाता है फिफ्थ प्रिंस प्रिंस शिन पर। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस आकर पैसा सबसे कमजोर और बीमार दिखने वाले क्राउन प्रिंस पर लगा देता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण फ्लैशबैक से होती है। बचपन में नन्हे क्राउन प्रिंस अपने पिता महाराज के साथ खेल रहे होते हैं और उनके ऊपर बैठकर घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे होते हैं। महल का माहौल खुशनुमा होता है। तभी कुछ खाने के बाद अचानक नन्हे राजकुमार के मुंह से खून आने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पूरे दरबार में हड़कंप मच जाता है और शाही हकीमों को बुलाया जाता है। इसी खौफनाक हादसे की वजह से क्राउन प्रिंस का शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो गया और वे एक लाइलाज बीमारी जहर के साए में जीने को मजबूर हो गए। कहानी वर्तमान में लौटती है। पूरी राजधानी में कमांडरी प्रिंसेस झाओनिंग शेन शीहे के आने की चर्चा गर्म है। तभी शेन शीहे अपनी यात्रा के दौरान अपनी दासी के साथ बैठकर राजधानी के सबसे ताकतवर राजकुमारों की एक गहरी समीक्षा करती हैं। वे जानती हैं कि गलत इंसान से शादी करना कांटों के जंगल में जाने जैसा है। क्राउन प्रिंस कमजोर उत्तराधिकारी दर्जा सबसे ऊंचा है, लेकिन बचपन के जहर के कारण बेहद बीमार हैं और लोग उन्हें कम उम्र का मानते हैं। दूसरा राजकुमार प्रिंस निंग इस समय गद्दी के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक।
इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स का पूरा समर्थन है। चौथा, राजकुमार प्रिंस डेंग, एक और सक्रिय दावेदार जो शादी के लिए हाथ पैर मार रहा है। पांचवा, राजकुमार प्रिंस शिन, बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान, लेकिन अपनी पत्नी कॉन्सॉर्ट की मृत्यु के बाद उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी और अब सिर्फ प्रार्थनाओं में लीन रहते हैं। छठा, राजकुमार प्रिंस यू अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर हैं। नवा, राजकुमार प्रिंस ली, नोबल कॉन्सॉर्ट रॉन्ग के छोटे बेटे, बेहद निडर, ऊंचे रसूख वाले और आने वाले समय के एक खतरनाक जनरल। इस एपिसोड में शाओ चांग किंग के अतीत की एक बहुत ही दुखद परत खुलती है, जिससे समझ आता है कि वह इतना बेरहम क्यों बना। शक्तिशाली गु परिवार को उनके कट्टर दुश्मन फान परिवार ने एक राजनीतिक साजिश में फंसाकर उनके 69 सदस्यों को सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया था। लघु परिवार की बेटी गु किंगची ने जिंदगी में एक बेहद कड़ा और बेरहम रास्ता चुना था। चांग किंग उनसे बेहद प्यार करता था और उसने उनकी रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन फान परिवार ने गु किंगची को सांगलुओ नाम की जहरीली शराब भिजवाई ताकि वह उसे पीकर मार जाए। चांग किंग अपनी हार और लेडी गु की मौत का बदला लेने के लिए पागल है। उसने फान परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए एक जाल बुना है और अब वह रूश लेजक को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है ताकि दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करके अपनी ताकत बढ़ा सके। शाओ चांग किंग शेन शीहे को मोहरा बनाने के लिए एक साजिश रचता है। वह डाकुओं के जरिए शेन शीहे के काफिले पर हमला करवाता है ताकि बाद में स्थानीय सरकारी सैनिक आकर डाकुओं को मारे और गलती से शेन शीहे को भी रास्ते से हटा दें। शेन शीहे बहुत चालाक हैं। वे इस खतरे को पहले ही भांप लेती हैं और जब डाकू बगी पर हमला करते हैं तो वे उसमें होती ही नहीं हैं। बेहोशी वाला एसेंस होता है जिससे डाकू बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और भ्रष्ट सरकारी सैनिकों का ग्रुप आकर शेन शीहे पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहां एम्ब्रॉयडर्ड एनवॉय की एंट्री होती है। ये सम्राट की एक बेहद गुप्त 13 सदस्यीय टुकड़ी है। वे पलक झपकते ही भ्रष्ट सरकारी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। सैनिकों के जाने के बाद शेन शीहे को वहां हवा में तगारा इंसेंस की खुशबू आती है। यह एक बेहद दुर्लभ और महंगी खुशबू है जिसका 1 तोला 100 तोले सोने के बराबर है। ये वही खुशबू है जो हुआ फुहाए इस्तेमाल करता है। शीहे का शक गहरा हो जाता है कि ये दोनों सेम पर्सन है। नेक्स्ट सीन, नदी के रास्ते शेन शीहे यात्रा करते समय एक शख्स चेहरे पर नकाब शेन शीहे की नाव पर आता है। वह खुद को न्यायिक समीक्षा अदालत का वाइस मिनिस्टर क्यूई जिनबाई बताता है और कहता है कि उसका चेहरा धूप से जल गया है। शेन शीहे को तुरंत फिर से वही तगारा इंसेंस की खुशबू आती है। वे समझ जाती है कि यह कोई बहरूपिया है। वे उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछती है कि अदालत के अधिकारी का रूप बदलने की सजा क्या है। जब वह पकड़ा जाता है तो वह शीहे पर झपटता है, लेकिन शीहे फुर्ती से उसके मुंह पर सुन्न करने वाला पाउडर फेंक देती है और वह शख्स वहां से निकल जाता है। दरअसल वह बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस खुद थे। वे शीहे की इस चतुराई से बेहद प्रभावित होते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें एक शातिर छोटी लोमड़ी कहते हैं। क्राउन प्रिंस शेन शीहे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह बहुत चालाक है और साथ ही दयालु भी। उसने बस सुन करने वाला पाउडर डाला, ना कि जानलेवा। क्राउन प्रिंस के साथ का गार्डन कहता है, क्या आपको शेन शीहे से प्यार हो गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट सीन, जब शेन शीहे राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंचती हैं, तो वहां एक बड़ा हंगामा हो जाता है। मार्विकॉफ जनिन के तीसरे युवा मास्टर का घोड़ा अचानक पागल हो जाता है और शेन शीहे की पालकी की तरफ। इसका मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था, लेकिन तभी शेन शीहे के रक्षक उन्हें बचा लेता है और वह घोड़े को शांत करता है। शेन शीहे समझ गई थी यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की सोच समझ चाल है। वह उस पर कोड़ा बरसा देती है। वहां के मजिस्ट्रेट शैंग पेंगजन मामले को सुलझाने आते हैं।
तब शेन शीहे अपनी जड़ी बूटियों हर्बोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल करके सरेआम इस केस को सुलझाती हैं। वे बताती हैं कि घोड़े को पागल करने के लिए उसके ऊपर तुलसी रगड़ी गई थी, जिसने एक खास अगरबत्ती के धुएं के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन किया। वे एक बर्तन में पानी मंगवाती हैं और सभी संदिग्धों के हाथ धुलवाने का कहती हैं। शेन शीहे को एक व्यक्ति पर संदेह होता है और वह मेड से उस व्यक्ति के हाथ डालवाती है। पानी का रंग लाल हो जाता है। ये साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि खुद तीसरे युवा मास्टर के बड़े भाई सेकंड युवा मास्टर ली ने रची थी, ताकि उनका छोटा भाई बदनाम हो जाए और पिता की नजरों में गिर जाए। तभी वहां अपने असली रूप में क्राउन प्रिंस पहुंचते हैं। वे अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए मामले को शांत करते हैं और दोषियों को सजा के लिए भिजवाते हैं। जब क्राउन प्रिंस शेन शीहे के करीब आते हैं, तो शीहे को उनके शरीर से स्प्रिंग एंड स्नो की खुशबू आती है, जो दुर्लभ बेर के फूलों और बर्फ से बनती है। ये खुशबू उनके बीमार लेकिन बेहद अमीर होने का सबूत थी। क्राउन प्रिंस बहुत शालीनता से शेन शीहे का हाथ थामते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर पश्चिम के सैनिकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। वे उन्हें ईस्टर्न पैलेस शाही महल आने का न्योता देते हैं। शेन शीहे अपनी बगी में बैठती हैं। शहर के गेट पार करते हुए उनकी आंखों में एक गहरी चमक और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। वे समझ चुकी हैं कि इस राजधानी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में तो शेन शीहे ने अपनी बुद्धिमानी से क्राउन प्रिंस और पूरी राजधानी के होश उड़ा दिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एपिसोड 3। इस एपिसोड में शेन शीहे की राजधानी के ड्यूक ऑफ वे के महल में धमाकेदार और गरिमामयी वापसी होती है। वह कदम रखते ही साफ कर देती है कि उसे हल्के में लेना किसी की भी सबसे बड़ी भूल होगी। वह अपने पिता की घमंडी उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन मैडम शाओ को मुख्य आंगन से तुरंत बाहर निकाल देती है। शेन शीहे सबके सामने मैडम शाओ की पुरानी साजिशों का पर्दाफाश करती है, जिसमें उसकी दासी लिंग लॉन्ग द्वारा किया गया जानलेवा हमला भी शामिल था। वह अपनी राजकीय पदवी कमांडरी प्रिंसेस का इस्तेमाल कर पूरे परिवार को अपनी ताकत का एहसास कराती है। दूसरी तरफ सम्राट यूनिंग अपने बीमार लेकिन सबसे चहेते बेटे क्राउन प्रिंस शाओ हुआयुंग से मिलने जाते हैं। हुआयुंग को सालों पहले एक ऐसा जहर दिया गया था जिसमें कई तरह के जहर मिले हुए थे। वह गुप्त रूप से इसकी जांच कर रहा है और सारे सबूत महल के ही किसी बेहद शक्तिशाली इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद महल में एक भव्य शाही दावत बैंक्वेट का आयोजन होता है, जिसमें शेन शीहे गई थी। वह महाराज को ग्रीटिंग करती हैं और बाकी प्रिंस को भी। इस दावत में शेन शीहे सबके सामने सम्राट से एक हैरान कर देने वाली मांग करती है। वह कहती है कि उसे अपनी मर्जी और पसंद से शादी करने का अधिकार दिया जाए, न कि किसी राजनीतिक समझौते के तहत। उसकी इस हिम्मत और साफगोई से प्रभावित होकर सम्राट उसकी यह मांग मान लेते हैं। एपिसोड में शेन शीहे और रहस्यमयी रूज लेजर को हासिल करने के लिए सभी राजकुमार अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। प्रिंस यू कीमती उपहार के साथ शेन शीहे के घर जाता है ताकि उसे अपनी साइड कर सके और वह शादी के लिए हाँ कह दे। नेक्स्ट सीन। 5वें राजकुमार अपने छोटे भाई 9वें राजकुमार शाओ चांगहेंग से अपने दिल का दर्द साझा करते हैं। चांगकिंग अभी भी अपनी दिवंगत प्रेमिका लेडी गु के शोक में डूबे हुए हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी दिया वह सिर्फ एक तरफा प्यार था और उन्हें अपनी प्रेमिका से बदले में प्यार की उम्मीद करने का कोई हक नहीं था। चांगकी चांगहेंग को सलाह देते हैं कि वह अपनी दिल की बात को समझे। अगर उसे शेन शीहे पसंद है तो शेन शीहे को परस्यू करें। वह नहीं चाहते कि जो खुशियां उन्हें कभी नहीं मिली, उनका छोटा भाई भी उनसे महरूम रह जाए। वे चांगहेंग को सही रास्ता चुनने और शीहे को अपने हाथ से न जाने देने की सीख देते हैं। शेन शीहे क्राउन प्रिंस शाओ हुआयुंग से मिलने उनके महल पहुंचती है। वहां के खूबसूरत और दुर्लभ बगीचे, जिसमें 12 महीने फूल खिले रहते हैं, और चाय की तारीफ करने के बाद वह असल मुद्दे पर आती है।
शीहे अपनी चालाकी से भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा यानी रहस्यमयी रूजल लेजर क्राउन प्रिंस को सौंप देती है। क्राउन प्रिंस हैरान होते हैं कि केवल 2 मुलाकातों में शीहे ने उन पर इतना भरोसा क्यों किया। हालांकि पर्दे के पीछे असल वजह ये है कि शीहे जानती है कि बाकी सभी राजकुमारों के पीछे कोई न कोई शक्तिशाली गुट या उनका ननिहाल है जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाएगा। केवल क्राउन प्रिंस ही ऐसे हैं जिनका महल में कोई गुट नहीं है और वे निष्पक्ष होकर उन भ्रष्ट अफसरों को सजा दे सकते हैं। क्राउन प्रिंस शीहे के इस राजनीतिक भरोसे को अपने लिए एक उम्मीद की किरण मानते हैं और वादा करते हैं कि वे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। एक सीन में दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस ने वह बगीचा एक रात पहले ही बनवाया था क्योंकि उन्हें पता था शेन शीहे को फूल बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे छठे राजकुमार प्रिंस यू शाओ चांगयुक ने शेन शीहे को रिझाने के लिए गाड़ियों भरकर तोहफे भेजे थे जिन्हें शीहे ने स्वीकार कर लिया था। क्राउन प्रिंस को ये पसंद नहीं आता। वे चांगयू को अपने महल में चाय और संगीत के बहाने बुलाते हैं। क्राउन प्रिंस अपनी जासूसी के दम पर चांगयू के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करते हैं। वे साबित कर देते हैं कि चांगयू म्यूजिक ऑफिस की एक नर्तकी बियान शियानई से गुप्त रूप से प्यार करता है और उसकी कमर पर बंधा हुआ सुगंधित पाउच बियान शियानई के प्यार की निशानी है। चांगयू की असल योजना ये थी कि वह उत्तर पश्चिमी सेना पर कब्जा करने के लिए शेन शीहे से शादी करेगा और बाद में अपनी असली प्रेमिका शियानई को दूसरी पत्नी या उपपत्नी बना लेगा। जब चांगयू गुस्से में आकर कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तब क्राउन प्रिंस अपना असली मोहरा चलते हैं। वे जानबूझकर बात को इतना बढ़ाते हैं और अचानक खून की उल्टी करने का नाटक करते हैं, अपनी बीमारी का फायदा उठाते हैं। पूरे महल में हंगामा मच जाता है कि प्रिंस यू ने क्राउन प्रिंस को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने खून की उल्टी कर दी। इस एक चाल से क्राउन प्रिंस ने चांगयू को शेन शीहे की नजरों में और सम्राट की नजरों में पूरी तरह गिरा दिया। दोस्तों, ब्लॉसम्स ऑफ पावर के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है राजकुमारी शेन शीहे से, जिन्हें एक गुमनाम खत के जरिए कठपुतली थिएटर में बुलाया जाता है। वहां जो नाटक चल रहा होता है उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक रईस आदमी अपनी मिस्ट्रेस के प्यार में अंधा होकर अपनी ही पत्नी को जहर दे देता है। नाटक देखते ही झाओनिंग का दिमाग घूम जाता है। फिर उसे याद आता है कि प्रिंस यू जब शाही भोज में शामिल हुए थे तब झाओनिंग को हवा में घुली एक खास खुशबू को भांप लेती है। ये ज़ेड परफ्यूम की खुशबू थी। झाओनिंग प्रिंस यू के पास जाती है और सीधे प्रिंस यू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये नाटक किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है प्रिंस यू। वह खुलासा करती है कि प्रिंस यू की रखेल बियान शियानी जो डांसर है वह भी यही इत्र लगाती है। प्रिंस यू का प्लान था कि वो झाओनिंग से शादी करके उत्तर पश्चिम की विशाल सेना पर कब्जा कर ले और बाद में झाओनिंग को रास्ते से हटाकर अपनी रखेल को अपनी रानी बना ले। झाओनिंग उसे साफ लफ्जों में धमकी देती है कि अगर दोबारा उसने उनके आसपास कदम भी रखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रिंस यू का पत्ता हमेशा के लिए कट जाता है। झाओनिंग को यह कठपुतली वाला शो दिखाने के लिए आमंत्रित किसी और ने नहीं, क्राउन प्रिंस नहीं किया था ताकि प्रिंस यू का पत्ता हमेशा के लिए कट जाए। दूसरी तरफ बीमार दिखने वाले क्राउन प्रिंस हुआयुंग महल के अंधेरे कमरों में अपनी चाल चल रहे हैं। वे अपने वफादार साथियों को रूजल लेजर अधिकारियों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पर मिली एक खास सुगंध जाती ब्लॉसम इंसेंस का पीछा करने को कहते हैं। ये खोज उन्हें फहुआ मंदिर ले जाती है जहां प्रिंस कान की पत्नी कॉन्सोर्ट लुओ छिपी हुई थी। लेकिन क्राउन प्रिंस से पहले वहां राजकुमारी झाओनिंग अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंच जाती हैं। झाओनिंग कॉन्सोर्ट लुओ को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं और उसके सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करती हैं। लुओ ने असल में खूबसूरत लड़कियों का एक पूरा गिरोह तैयार किया था जिन्हें जाल बनाकर बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों के घरों में भेजा गया था ताकि वे प्रिंस कान के लिए जासूसी कर सके। अपनी जान भीख में मांगने के लिए कॉन्सोर्ट लुओ सारे सबूत झाओनिंग को सौंप देती है। जब ये सबूत राजा एम्परर के सामने पहुंचते हैं तो दरबार में भूचाल आ जाता है। राजा गुस्से में तुरंत हुक्म सुनाते हैं, प्रिंस कांग अरेस्ट किया जाए और जितने भी कर्ट लोगों का लिस्ट में नाम है वह भागने में ना पाए।
नेक्स्ट सीन, जब प्रिंस खान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्राउन प्रिंस उससे मिलने पहुंचते हैं। क्राउन प्रिंस जानना चाहते हैं कि बचपन में उन्हें जहर किसने दिया था। प्रिंस खान जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो जहर मैंने दिया था? नहीं, अपनी याददाश्त पर जोर डालो। बचपन में तुम्हें वो खमीर वाली चेरी किसने अपने हाथों से खिलाई थी? ये सुनते ही क्राउन प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बचपन में वो चेरी किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके सगे पिता यानी खुद राजा ने उन्हें खिलाई थी। यानी क्राउन प्रिंस को मारने की साजिश किसी और की नहीं, बल्कि खुद उनके पिता की थी। इस सदमे और शरीर में फैले पुराने जहर की वजह से क्राउन प्रिंस की हालत अचानक इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी नब्ज और सांसें पूरी तरह थम जाती हैं। वे लगभग मर चुके होते हैं। तभी कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। एक औषधालय में एक नकाबपोश लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि खुद झाओनिंग है, क्राउन प्रिंस की जान बचाने के लिए सबसे कीमती और जादुई दवा इमोर्टल वाइन बिना किसी हिचकिचाहट के दे देती है। इस दवा के चमत्कार से क्राउन प्रिंस की सांसें वापस आ जाती हैं। अगर आपको याद हो तो इमोर्टल वाइन किसी और की नहीं, क्राउन प्रिंस की ही थी। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहते हैं, झाओनिंग मेरी परवाह करती है। नेक्स्ट सीन, राजा रॉयल हंटिंग ग्राउंड्स में एक भव्य प्रतियोगिता रखते हैं, जहां सभी राजकुमारों को राजकुमारी झाओनिंग को रिझाने का मौका दिया जाता है। झाओनिंग इस मुकाबले के लिए फूल की थीम चुनती हैं, जिसमें फूल की तुलना झाओनिंग से करनी थी। प्रिंस निंग सामने आते हैं और सफेद चमेली का हवाला देते हुए कहते हैं कि वे झाओनिंग के लिए सोने का महल बनाएंगे ताकि उन्हें अपने मायके की याद न आए। झाओनिंग और क्राउन प्रिंस को उनकी इस जरूरत से ज्यादा शराफत पर शक होता है। प्रिंस ली अनार के लाल फूल की तुलना झाओनिंग के उग्र और साहसी स्वभाव से करते हैं और उनके सम्मान में जंग जीतने की कसम खाते हैं। क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं। वे खुद की तुलना एक ओस से भीगे कमजोर फूल से करते हैं। वे कहते हैं, मैं कमजोर जरूर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ मुड़ेगा और मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनूंगा। उनकी बातें सीधे झाओनिंग के दिल को छू जाती हैं। जब राजा झाओनिंग से उनका फैसला मानते हैं, तो झाओनिंग बहुत ही समझदारी से कहती हैं कि शादी कोई समझौता नहीं है। वे थोड़ा वक्त और लेंगी, क्योंकि वे सिर्फ उसी इंसान का हाथ थामेंगी जिससे वे बेहद प्यार करती हो और वे उसके साथ जवानी और बुढ़ापे तक रहना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन, वहाँ शूनन के मार्क्विस का इकलौता बेटा और वारिस बू शुलिन आता है। वह झाओनिंग की मदद करने की कोशिश करता है। शायद ये झाओनिंग बॉडीगार्ड के रूप में अपॉइंट हुआ है, जिसके बदले में झाओनिंग उसे एक ऐसी चेतावनी देती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। झाओनिंग कहती है, मार्क्विस के इकलौते वारिस बू शुलिन असल में एक लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है। बू शुलिन इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन झाओनिंग उसकी चोरी पकड़ लेती है। वे बताती हैं कि बू शुलिन ने जो इत्र लगाया है, वह स्प्रिंग स्नो है। ये बेहद हल्की और मीठी खुशबू वाला इत्र सिर्फ और सिर्फ शाही महिलाओं के लिए बनाया जाता है, कोई भी पुरुष इसे नहीं लगाता। बू शुलिन ने इसकी बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की थी ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन झाओनिंग की पारखी नजरों और नाक से वह बच नहीं सकी। झाओनिंग बू शुलिन को भरोसा दिलाती है कि उनके परिवार आपस में दुश्मन नहीं है, इसलिए उसका राज सुरक्षित है। लेकिन तभी खेल में एक खतरनाक मोड़ आता है। झाओनिंग जैसे ही बू शुलिन को चाय का प्याला देती है, झाओनिंग ठंडे दिमाग से कहती है, इस चाय में जहर है। बू शुलिन इसे एक मजाक समझती है, फिर उसे एटीट्यूड देती है जिसे बू शुलिन पी लेती है, लेकिन तभी झाओनिंग पासा पलट देती है। असल में जहर चाय में नहीं, बल्कि चाय के प्याले के किनारों पर लगा था। ये सीन सच में बहुत फनी था। बू शुलिन तुरंत झाओनिंग से एंटीडोट मांगती है। बू शुलिन को समझ आता है कि झाओनिंग ने उसके ही जाल में उसे फंसा दिया है। झाओनिंग मुस्कुराकर कहती है, ठीक इसी वक्त तुम्हारे हाथ पैर भी ढीले पड़ रहे होंगे। यह एक जाल के अंदर जाल था। बू शुलिन समझ जाती है कि झाओनिंग उससे कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक है। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उसका इरादा झाओनिंग को नुकसान पहुंचाने का नहीं था,
बल्कि वह राजधानी में अकेली थी और झाओनिंग को अपनी तरफ मिलाकर एक मजबूत एलाई बनाना चाहती थी। बू शुलिन की ईमानदारी देखकर झाओनिंग उसे एंटीडोट दे देती है। बू शुलिन कहती है कि वह झाओनिंग को अपनी बहन की तरह मानेगी, लेकिन झाओनिंग साफ कर देती है, मैं भावनाओं पर नहीं, सिर्फ फायदों पर काम करती हूँ। भविष्य में अगर हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ी, तो सौदा बराबरी का होगा। बू शुलिन झाओनिंग की इस बेबाक ईमानदारी की कायल हो जाती है। झाओनिंग उसका इतना बड़ा राज छुपा रही है, इसका मतलब बू शुलिन पर अब झाओनिंग का एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसे वह भविष्य में चुकाने का वादा करती है। एपिसोड के बिल्कुल आखिरी दृश्यों में झाओनिंग की नजर दो रहस्यमयी आदमियों पर पड़ती है। उनमें से एक आदमी कोई और नहीं बल्कि हुआ फुहाई है, और उसके साथ खड़ा हैंडसम शख्स जुडिशियल रिव्यू का वाइस मिनिस्टर कुई जिनबाई है। ये दोनों किसी तीसरे और बेहद ताकतवर इंसान के इशारों पर काम कर रहे हैं। झाओनिंग दूर से उन्हें देखते हुए अपनी साथी से कहती है, यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और मन ही मन सोचती है, शायद यही वो शख्स है जो तगारा इंसेंस है। पर वह उसे नहीं मिलता, वहां से चला जाता है और झाओनिंग उसे नहीं पहचान पाती, पर वह कोई और नहीं क्राउन प्रिंस ही था। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या झाओनिंग तगारा इंसेंस के चेहरे से नकाब हटा पाएगी? और बू शुलिन का ये नया राज कहानी को किस ओर ले जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्लॉसम्स ऑफ पावर एपिसोड 5। यह एपिसोड शेन ज़ीहे की तीखी बुद्धि, क्राउन प्रिंस की चालों और शाही महल की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। क्राउन प्रिंस ने शेन ज़ीहे को एक बेहद कीमती स्याही तोहफे में भेजी है, जो साल में सिर्फ एक ही बनती है। ज़ीहे इस बात को भांप लेती है कि क्राउन प्रिंस ने इसे सम्राट से खास तौर पर मानकर उसे दिया है ताकि वो उसका दिल जीत सके। लेकिन ज़ीहे बिना किसी झिझक के वो स्याही अपनी दासी जेंजू को देकर कहती है, इसे सेकंड प्रिंस को दे आओ। ज़ीहे किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, खासकर क्राउन प्रिंस का। उसे पता है कि सेकंड प्रिंस को पेंटिंग का शौक है और सम्राट पहले ये स्याही सिर्फ उसी को देते थे। वो क्राउन प्रिंस के तोहफे को सेकंड प्रिंस को भेजकर दोनों भाइयों के बीच एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है। वो अपनी दासी से कहती है, जब यह चीज सेकंड प्रिंस को पसंद है, तो मैं इसके लिए कंपटीशन क्यों करूं? मून फेस्टिवल का मौका है। ज़ीहे अपनी दासियों जेंशु और मोयू के साथ बाहर आए हैं। वो एक रेस्टोरेंट की बालकनी से शहर को देख रही हैं। दासी कहती है कि क्राउन प्रिंस ने सरेआम प्रपोज किया। प्रिंस लाई की आंखों में सच्चाई है और प्रिंस निंग एक शरीफ इंसान लगते हैं। आखिर असली कौन है? ज़ीहे का जवाब होता है, हर किसी ने मुखौटा पहन रखा है। इतनी आसानी से किसी का असली चेहरा कैसे दिखेगा? ज़ीहे बालकनी से नीचे भीड़ में 3 लोगों को नोटिस करती है। हुआ फुहाई, सबसे अमीर परिवार का बड़ा बेटा। स्वे जिनबाई, जुडिशियल रिव्यू का वाइस मिनिस्टर, जो बहुत गंभीर है। चाओ जेंगहाओ, एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, जिसके चलने के ढंग से ही ज़ीहे उसकी ताकत भांप लेती है। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने रूस के इसके भगोड़े अफसरों को पकड़ा और जहरीली दवाओं के व्यापारिक रास्तों ट्रेड रूट्स पर अपने जासूस तैनात कर दिए हैं। ज़ीहे का शक, ये दोनों ताकतवर लोग एम्ब्रॉयडर्ड एनवॉय को रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़ीहे को शक होता है कि यही रहस्यमयी तगरा इंसेंस हो सकता है। नेक्स्ट सीन, ज़ीहे की सौतेली बहन शेन यिंगरुओ को सेकंड प्रिंस अकेले में मिलने बुलाता है। यिंगरुओ बचपन में राजकुमारी की साथी बनकर महल आई थी और सेकंड प्रिंस ने उससे वादा किया था कि वो बड़ा होने पर उससे शादी करेगा। यिंगरुओ रोते हुए कहती है कि जब उसकी मां जेल में थी, तब प्रिंस ने मदद से साफ मना कर दिया था क्योंकि प्रिंस के लिए नाम और पावर सबसे ऊपर थे। और अब उसी प्रिंस ने सरेआम यिंगरुओ की बड़ी बहन शेन ज़ीहे से शादी का प्रस्ताव रख दिया है। प्रिंस बेशर्मी से कहता है कि अगर वो ज़ीहे से शादी कर भी ले, तो भी यिंगरुओ के साथ रहने के कई रास्ते हैं। यिंगरुओ टूट जाती है और कहती है, मेरी बहन और मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी उसकी बदकिस्मती पर नहीं बनाऊंगी। फिर ज़ीहे अपनी बहन यिंगरुओ के कमरे में आती है। कमरे में वही
ओल्ड माउंटेन सैंडलवुड की खुशबू आ रही है जो उस स्याही की थी। जीही समझ जाती है कि यंगरुओ और सेकंड प्रिंस का अफेयर चल रहा था। जीही अपनी बहन को डांटती भी है और संभालती भी है। वो कहती है, मैं सेकंड प्रिंस से शादी नहीं करूंगी और तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। मीठी बातें और झूठे वादे करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए वो इन्हें इतनी आसानी से कह देता है। उसने मुझसे शादी मांगकर तुम्हें धोखा दिया है। वो यंगरुओ से कहती है कि अपनी माँ की दुश्मनी का बदला वो यंगरुओ से नहीं लेगी। वो उसे खुद को कमतर न आंकने और जिंदगी में आगे देखने की सलाह देती है। यंगरुओ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिंस की दी हुई यादें जलाने को तैयार हो जाती है। जीही कहती है, मैं वैसे भी शादी नहीं करने वाली थी और ना ही तुम्हारी शादी सेकंड प्रिंस से होने दूंगी, क्योंकि सेकंड प्रिंस सिर्फ खोखले वादे करता है, उन्हें निभाता नहीं है। आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बू शूलिन को खबर मिलती है कि रूज केस खत्म होने की खुशी में हिबिस्कस गार्डन में फ्लावर व्यूइंग बैंक्वेट रखा गया है, जो असल में एक मैचमेकिंग इवेंट है। राजकुमारी एनलिंग बू शूलिन से शादी करना चाहती है। बू शूलिन इस मुसीबत से बचने के लिए जीही से मदद मांगती है। जीही उसे बताती है कि इस झंझट से बचने का एक ही तरीका है, स्वे जिनबाई। वो कोर्ट का सबसे ईमानदार और कड़क अफसर है जो लड़कियों और फ्लर्टिंग से कोसों दूर रहता है। जीही कहती है कि बू शूलिन 24 घंटे स्वे जिनबाई के साथ चिपक रहे, ताकि कोई भी राजकुमारी उसके पास आने की हिम्मत न करे। आगे के सीन में बू शूलिन और स्वे जिनबाई को एक साथ देखकर बहुत हंसी आती है। नेक्स्ट सीन, बैंक्वेट में कुछ अमीर खानदान की लड़कियां, चैन परिवार और वैंग परिवार की बेटियां, शन जीहे को नीचा दिखाने के लिए उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के लोगों का मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है कि वहाँ के लोग जंगली बार्बेरियंस हैं और बिल्लियां चूहे खाते हैं। जीहे भड़क जाती है। वो कहती है कि नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए सांप का खून तक पिया है। अगर वो जंगली न होते, तो आज तुम लोग महलों में बैठकर बिल्लियों से न खेल रहे होते, बल्कि दुश्मनों के तंबू में कैदी होते। बू शूलिन जीही को बोलता है, मैं इतनी देर से तुम ही ढूंढ रही थी, मुझे कोई तरीका बताओ राजकुमारी एनलिंग से दूर होने का। जीही कहती है, मैं सिर्फ आज के लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर यह टेम्पररी सॉल्यूशन है, शायद आगे चलकर महाराज तुम्हारी शादी राजकुमारी एनलिंग से करवा दे और तुम्हारा राज सबके सामने आ जाए। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है, और वह उसे कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में बू शूलिन के स्वे जिनबाई पास जाती है। स्वे जिनबाई और बू शूलिन का ट्रैक इस सीरीज का सबसे तगड़ा कॉमेडी और रोमांटिक या कहीं जबरदस्ती वाला रोमांटिक ट्रैक है। एक तरफ है कोर्ट के सबसे कड़क, सीरियस और पत्थर दिल वाइस मिनिस्टर सर स्वे जिनबाई, जिन्हें लड़कियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ है बिंदास, आक्रामक और हर बात को मजाक में उड़ाने वाली बू शूलिन। जब इन दोनों का पाला पड़ता है, तो माहौल ऐसा हो जाता है जैसे किसी खूंखार शेर के सामने कोई शिकारी सीटी बजाते हुए आ गया हो। जब इन दोनों की पहली मुलाकातें होती हैं, तो बू शूलिन अपनी आदत के मुताबिक एकदम बिंदास होकर बात करती है और गलती से या जानबूझकर कुई जिनबाई के थोड़े करीब आ जाती है। कुई जिनबाई ऐसे पीछे हटते हैं जैसे किसी ने उन्हें 440 वोल्ट का कट मार दिया हो। बू शूलिन जिनबाई के इस छुई मुई वाले एटीट्यूड को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जब बू शूलिन राजकुमारी एनलिंग को उनकी तरफ देखते हुए देखती है, तो वो जानबूझकर स्वे जिनबाई के और करीब आती है और कहती है, अरे मिनिस्टर साहब, मैं कोई जहर हूँ क्या जो छूने से मर जाओगे। जिनबाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो कानून के आदमी हैं, इसलिए सिर्फ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरते रह जाते हैं। जिनबाई के चेहरे पर साफ लिखा होता है, हे सम्राट, मुझे इस गार्डन से उठाकर जेल की कोठरी में डाल दो, पर इस लड़के से बचाओ। स्वे जिनबाई के लिए तो बू शूलिन अभी लड़का ही है ना। ये सीन बहुत फनी था। फिर नेक्स्ट सीन में यंग लेडी हु नाम की एक लड़की जीहे को तालाब में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन जीहे फुर्ती से हट जाती है और खुद लेडी हु तालाब में गिर जाती है।
जीहे वहां रखी बांस की लकड़ी उठाकर उसे और डुबाने का नाटक करती है ताकि उसे सबक सिखा सके। फिर सम्राट वहां पहुंच जाते हैं। लेडी हु पानी से निकलकर रोते हुए जीहे पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाती है। जीहे चालाकी से बात को पलट देती है। वो कहती है कि इन लड़कियों ने नॉर्थ वेस्ट को जंगली कहकर देश को बांटने और गद्दारी करने की कोशिश की है, जिसकी सजा मौत है। क्राउन प्रिंस बीच में कूदता है। वो लड़कियों का पक्ष लेते हुए कहता है कि ये लड़कियां तो नादान हैं, इन्हें राजनीति क्या पता। ये शब्द इनके माता पिता के घरों में बोले गए होंगे, जो इन्होंने दोहरा दिए। क्राउन प्रिंस के इस बयान से पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब उन लड़कियों के बड़े बड़े अफसर पिता अटेंडेंट वैंग, वाइस मिनिस्टर हु, मार्क्वेस ऑफ शैपिंग घुटनों पर आ जाते हैं और सम्राट से माफी मांगते हैं क्योंकि बात अब उनके खानदान की वफादारी पर आ गई है। सम्राट उनके पिताओं को सजा सुनाने की तैयारी करते हैं। क्राउन प्रिंस के पासा पलटते ही सम्राट गुस्सा हो जाते हैं। वो उन बदतमीज लड़कियों के पिताओं को सजा सुनाते हैं, 1 साल की सैलरी का जुर्माना और 10 दिनों तक घर में बंद रहकर माफीनामा लिखना होगा। इसके बाद शेन जीहे क्राउन प्रिंस को मदद के लिए शुक्रिया कहती है। क्राउन प्रिंस बहुत ही शालीनता से कहता है कि गलती उन लड़कियों की थी, इसलिए सजा मिलना तय था। जाते जाते प्रिंस माहौल को रोमांटिक बनाते हुए एक खूबसूरत शायरी बोलता है। एक वसंत की रात के रास्ते पर 1000 रोशनियां, चांदनी आसमान के नीचे 10 मील तक फैला रेशम। क्राउन प्रिंस जीहे से कहते हैं आज की रात हसीन हो। जब जीहे अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि जो अंधेरी गली हमेशा सुनसान रहती थी, उसे क्राउन प्रिंस ने खूबसूरत लालटेनों से रोशन कर दिया है। वह समझ जाती है कि प्रिंस सच में उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। महल में क्राउन प्रिंस को जीहे द्वारा भेजा हुआ ठंड से बचाने वाली धूप मिलता है। प्रिंस खुश है कि जीहे ने शिकार के मैदान में उसकी कमजोरी कि उसे ठंड जल्दी लगती है नोटिस की थी। तभी उसका खास जासूस आकर एक चौंकाने वाली खबर देता है। राजकुमारी जीहे शाही चिकित्सालय में आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स और बीमारी की जांच करवा रही हैं। सीन टेंस दिखता है लेकिन क्राउन प्रिंस मुस्कुराकर कहते हैं जीहे को मेरी परवाह है। गार्ड का रिएक्शन होता है क्या? गार्ड को लगता है कि जीहे के इरादे गलत हैं, लेकिन प्रिंस हंसकर कहता है मेरे दूसरे और छठे भाई ने उसे निराश किया है। अगर वो मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स देख रही है तो इसका मतलब है कि वो मुझे अपने भावी पति के रूप में देख रही है। वो बस ये जानना चाहती है कि मेरी उम्र कितनी बची है। प्रिंस हुक्म देता है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स बिना कुछ छुपाए जीहे को सौंप दिए जाएं। दूसरी तरफ जीहे अपनी दासी से बात कर रही है। वो कहती है कि उसका प्रिंस के प्रति कोई प्यार नहीं है। वो तो बस ये जानना चाहती है कि क्या प्रिंस सच में बीमार और कमजोर है या ये दुनिया को धोखा देने का उसका कोई नाटक है। जीहे कहती है अगर वह सच में मरने वाला है तो वह एक सीधा और अच्छा इंसान है, लेकिन अगर वो नाटक कर रहा है तो वो बेहद शातिर और खतरनाक खिलाड़ी है। फिलहाल वो मेरे लिए शादी का एक ऑप्शन है, इसलिए मुझे उसकी असलियत देखनी होगी। नेक्स्ट डे क्राउन प्रिंस जीहे को अपने महल ईस्ट पैलेस में स्टारवाइन मॉस, एक दुर्लभ पश्चिमी वनस्पति देखने के लिए बुलाता है। चाय और पारंपरिक फ्लावर केक खाते हुए दोनों अपनी पसंद साझा करते हैं। प्रिंस कहता है कि खराब सेहत के कारण वो दुनिया नहीं घूम सकता, इसलिए किताबें ही उसकी दुनिया हैं। इनके बीच कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं, जैसे प्रिंस एक खेल का सुझाव देता है, दोनों कागज पर अपनी पसंदीदा लाइन लिखेंगे। जब दोनों कागज बदलते हैं तो दोनों ने बिल्कुल एक ही बात लिखी होती है। प्रिंस जीहे को तालाब के पास ले जाता है। पानी में मौजूद वह मॉस गाय रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमकने लगती है। अचानक वह चमकती हुई वनस्पति पानी के बहाव के साथ जीहे के कपड़ों से चिपक जाती है। जीहे डरती है, लेकिन प्रिंस बड़े प्यार से कहता है डरो मत, पानी से बाहर आते ही यह मुरझा जाती है। जब जीहे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो प्रिंस उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्योंकि इसका जन्म एक प्रेमी की नजरों के बीच हुआ था। दूर खड़ा नौकर सोचता है कि भले ही राजकुमारी चालाक हो, लेकिन प्रिंस उसे पटाने के चक्कर में आज बहुत दिनों बाद जिंदा दिल लग रहे हैं।
एपिसोड का अंत एक भारी मोड़ पर होता है। शाही हकीम जी प्रिंस को बताता है कि उसे ठीक करने के लिए एक देसी नुस्खा मिला है जो शरीर के जहर को दबा सकता है। लेकिन ये दवा बहुत गर्म है और प्रिंस का शरीर कमजोर है। इसे लेने पर हर बार हड्डियों को छीलने और मांस को काटने जैसा असहनीय दर्द होगा, जो 2 घंटे तक चलेगा। प्रिंस सिंह को पाने और जीने के लिए इस भयानक दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाता है। मैं इसे आजमाऊंगा। यहीं पर एपिसोड 4-5 का एंड होता है। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।